हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हमने यहाँ पे हरियाणा जीके को शुरू कर रखा है और अभिमन्यु सीरीज जो है ये हमारी लगातार चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको बढ़िया समझ में आ रही होगी और आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। जब भी आपका हरियाणा के अंदर सीईटी होगा इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। आइए आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है निम्न में से, देखिए आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो यहाँ से आएगा। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने बुढ़ापा पेंशन शुरू किया था? अब ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कहता कि मैंने अपने से क्वेश्चन बनाए हैं, ये सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रखे हैं। बस फर्क इतना है कि मैंने बाकी टीचर्स की तरह यहाँ पर लिखा नहीं है कि यहाँ पर ये कौन से एग्जाम के अंदर आए हुए, बस फर्क इतना ही, बाकी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसने पूछा क्या है कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर रहे थे जिन्होंने सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन को शुरू किया था। यानी जैसे ही प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई ना, तो एक प्रकार से जो हरियाणा की बुजुर्ग है वो कहते हैं कि प्रसन्न हुए थे। तो चौधरी देवीलाल का नाम आपने सुन रखा होगा। चौधरी देवीलाल जो है ना, ये हरियाणा के वो मुख्यमंत्री हुए थे जो जिन्होंने सबसे पहली बार क्या काम किया था, बुढ़ापा पेंशन को शुरू किया था। तो इन्होंने बुढ़ापा पेंशन को कब शुरू किया था? 1987 में इन्होंने ना बुढ़ापा पेंशन को शुरू किया था। जब इन्होंने 1987 में बुढ़ापा पेंशन को शुरू किया ना, तो कितने रुपए से शुरू किया था? इन्होंने 100 रुपए से शुरुआत की थी। कितने रुपए से? 100 रुपए से इन्होंने शुरुआत की थी। अब देख लो, ये 1987 की बात है तो उसमें 100 रुपए भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और आज के टाइम में कितनी बुढ़ापा पेंशन मिलती है? तो ये मेरे हिसाब से 3000 के आसपास मिलती है कि 3000 रुपये जो है ना ये बुढ़ापा पेंशन आती है। ठीक है। चौधरी देवीलाल जो है ये हरियाणा के क्या रहे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और ये साथ में भारत के क्या रहे हैं? उप प्रधानमंत्री भी बने थे। ये भारत के क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री का जो पद है ना उसके ऊपर भी ये व्यक्ति पहुंचे थे। ठीक है। तो वो चौधरी देवीलाल की बात यहाँ पर आ जाती है। जननायक जो चौधरी देवीलाल जी है इनका नाम यहाँ पे आता है। युग पुरुष या फिर ताऊ के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल को ही जाना जाता है। ठीक है। तो ये हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और ये 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे थे। ये बात आपको पता कर लेनी है। तो ऐसा कौन सा हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा जिन्होंने सबसे पहली बार बुढ़ापा पेंशन को शुरू किया था? तो वो 1987 में चौधरी देवीलाल के द्वारा ही शुरू किया गया था। चौधरी भजनलाल जो है ना ये भी हरियाणा के क्या रहे थे? ये भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है। चौधरी बंसीलाल भी हरियाणा के कम से कम 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे। कितनी बार रहे थे? 4 बार जो है ना ये हरियाणा के सीएम रहे थे। तो अपन ने अच्छी प्रकार से किया था। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो क्या बनेगा कि हरियाणा के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिसके कार्यकाल में हरियाणा के सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंची थी। तो वो समय मैंने आपको बताया होगा 29 नवंबर 1970। ये वो टाइम था जब हरियाणा के सभी गांवों के अंदर क्या पहुंच गई थी? बिजली पहुंची थी। हरियाणा के सभी गांवों के अंदर जो बिजली है ना ये पहुंच गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पीछे आया हुआ है तो आपने यहाँ पे बता देना है। ठीक है ना। और ये चौधरी बंसी के कार्यकाल में ही हुआ है। इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था? हरियाणा में जो पहली बार जनगणना है ना वो इन्हीं के कार्यकाल में होती है। पहली बार जो जनगणना है हरियाणा के अंदर वो इन्हीं के कार्यकाल के अंदर हुई थी। कब होती है? तो 1971 1971 के अंदर हरियाणा में पहली बार जनगणना होती है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है ना ये हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये हरियाणा के सबसे ज़्यादा बार 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं? ये हरियाणा के 5 बार क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। या फिर सबसे छोटा कार्यकाल अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं तो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नाम भी आता है। सबसे कम समय तक हरियाणा के जो सीएम है ना कितने टाइम तक? तो ये एक बार 5 दिन भी क्या रहे थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है ना। ये किन के बेटे थे? ये इन्हीं के बेटे हैं जिनका नाम था चौधरी देवीलाल।
तो चौधरी देवीलाल जो है ये हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे थे और ये 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। इनको किस नाम से पुकारा जाता है? तो इनको ताऊ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बुढ़ापा पेंशन शुरू करने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? वो चौधरी देवीलाल ही थे। ठीक है, तो भजनलाल भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, बंसीलाल भी रहे हैं और ओम प्रकाश चौटाला भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसने आपसे पूछा है स्टूडेंट्स, क्या निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है? इसने एक बात पूछी है कि देखो हरियाणा विधानसभा की बात आप कर लेते हैं। मैंने आपको पिछली क्लासों के अंदर करवाया भी है कि जब भी हरियाणा विधानसभा की बात आती है ना, तो आपको जिस टाइम पे हरियाणा बना था, जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 का टाइम था। वो कौन सा था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनता है। जब हरियाणा बना ना, तो उस समय हरियाणा किससे अलग हुआ था? तो हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। किससे अलग होता है? ये पंजाब से अलग होता है। और जब ये पंजाब से अलग हुआ तो उस समय हरियाणा विधानसभा के अंदर टोटल सीटें कितनी थी? ये भी क्वेश्चन पीछे एग्जाम के अंदर आया था। तो उस समय हरियाणा विधानसभा की टोटल 54 सीट हुआ करती थी। 54 में से कितनी सीटें आरक्षित थी? तो उस समय 10 सीटें जो है ना, ये हरियाणा में आरक्षित सीट थी। ये उस समय हरियाणा के अंदर रिजर्व सीट थी, 10 सीटें। ठीक है, लेकिन इनको फिर बढ़ाया कब गया? इनको 1967 के अंदर बढ़ा करके 54 से कितना कर दिया? 81, 81 सीट कर दिया। और 81 में से कितनी सीटों को आरक्षित रखा गया था? 15 सीटें जो है ना, इनको आरक्षित किया गया था। इनको रिजर्व सीट यहाँ पर रखा गया था। उसके बाद क्या और बढ़ी है क्या? तो एक बार और बढ़ाया गया था 1977 में। इन सीटों को बढ़ा करके 81 से कितना कर दिया? 90। और 90 में से रिजर्व सीटें कितनी हैं? तो 17 सीटें जो है ना, ये हरियाणा के अंदर आज भी आरक्षित सीट आती है। कितनी है? 17 सीटें आती है। अब इसमें देखो ये पूछ क्या रहा है कि हरियाणा विधानसभा की सीट जो जिला है वो कौन सा आरक्षित है? तो इसका तो ऑप्शन जो रहेगा ना, वो हमारा ऑप्शन है झज्जर। झज्जर एकमात्र हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जो खुद आरक्षित सीट है। ठीक है ना, तो अभी प्रेजेंट टाइम में 17 सीटें क्या है हरियाणा के अंदर रिजर्व सीटें आती है। इन 17 में से एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो खुद क्या हो, एक रिजर्व सीट हो, एक आरक्षित सीट हो, वो कौन सा है? वो हरियाणा का झज्जर डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है ना, बाकी जैसे अगर मैं कहूँ अब ये अंबाला पड़ता है, तो अंबाला के अंदर कोई अन्य सीट रिजर्व होगी, फरीदाबाद के अंदर भी होगी, सिरसा के अंदर भी होगी। सिरसा के अंदर अगर हम बात करें कालांवाली, तो कालांवाली जो है ना, ये क्या है? ये सिरसा की एक रिजर्व सीट आती है, ये एक आरक्षित सीट आती है। ऐसे ही पूरे 22 जिलों के अंदर कितनी सीटें रिजर्व है? तो 22 जिलों के अंदर 17 सीटें रिजर्व है। 17 में से अकेला जो डिस्ट्रिक्ट खुद आरक्षित है ना, वो कौन सा है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट आता है। झज्जर के अंदर एक शहर पड़ता है, कौन सा? जिसका नाम है बहादुरगढ़। कौन सा है? बहादुरगढ़। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि गेटवे ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन आएगा? गेटवे ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? तो वो बहादुरगढ़ को ही कहा जाता है। गेटवे ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को ही कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का कौन सा शहर सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का कौन सा शहर जो है ना, ये सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वो भी कौन सा आता है? बहादुरगढ़ आता है। ठीक है, बाकी अगर हम कहें कि झज्जर बना कब था, तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये आपने बता देना है, ये बनते हैं 15 जुलाई 1997 को। 15 जुलाई 1997 को 2 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। एक तो रहेगा फतेहाबाद और एक कौन सा रहेगा? झज्जर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाता है। अंबाला जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस समय हरियाणा बना था ना, उस समय अंबाला क्या था? डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर था। फरीदाबाद कब बना था? तो फरीदाबाद अपन अच्छी प्रकार से डिस्कस किया था। ये 2 अगस्त 1979 को बनता है। कब बनता है? 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट बना था। सिरसा कब बनता है? ये 1 सितंबर 1975 को बना था। कब बनता है? 1 सितंबर 1975 को सिरसा डिस्ट्रिक्ट बनता है। ये बातें आपने यहाँ पे बता देनी थी। तो इसने पूछा है
कि निम्न में से कौन सा जिला जो है ये हरियाणा विधानसभा के आरक्षित सीट आती है, तो वो अकेला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो है झज्जर डिस्ट्रिक्ट। बाकी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनसे सीटें कोई ना कोई क्या है रिजर्व सीट आती है। तो एक बार आपने क्या काम करना है, इन 17 सीटों को अच्छी प्रकार से याद कर लेना है, क्योंकि कोई भी नाम दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा। जैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो इसराना है ना, ये क्या है, ये एक आरक्षित सीट है, लेकिन हरियाणा के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये शहर पड़ता है जो एक आरक्षित सीट है, इसराना। इसराना जो है ये आरक्षित सीट है, लेकिन ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने कमेंट करके यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए है, झज्जर इसका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके ऑप्शन नहीं दे रखे, लेकिन आप इसको अच्छे से कवर करते हैं। ये पूछ रहा है हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है ना वो कितना है, तो आप इसको फुल कंप्लीट ही कर लेते हैं। फुल कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम बात करें कि ये अपने आप में क्या है, एक पृथ्वी है, ये क्या है, ग्लोब है, तो इसके ऊपर है ना एक तो आपको ऐसे रेखाएं मिल जाती है, इसको आप क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसे कहा जाता है, या फिर इसे ही क्या कहा जाता है, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, या फिर इसे ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब आपकी सारी बातें यहाँ पे कवर करके जाऊंगा, चाहे वो भारत के बारे में पूछ ले या फिर वो हरियाणा के बारे में पूछ ले, तो अपन सब बातें यहाँ पे कवर करेंगे। ऐसे ही इस ग्लोब को आप देखोगे तो एक बीचों बीच रेखा यहाँ पर भी आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके ना इसमें आपको जितनी भी लाइनें मिल जाएगी ये सारी की सारी क्या है, ये इसके अंदर अक्षांश रेखाएं आती है। सारी की सारी क्या आती है, ये अक्षांश रेखाएं आती है। ठीक है, आपने कमेंट करके बताना है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी आती है। अब देखिए, अगर आपसे ये बात पूछ लेना इसमें इंडिया कहाँ पर पड़ता है, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये वाला, इसे आप क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे उत्तर। और ये कौन सा है, ये है दक्षिण। ये कौन सा है, ये है पूर्व। और ये कौन सा है, ये पड़ता है यहाँ पर पश्चिम। तो भारत पूरी पृथ्वी पर कहाँ पर है, या ग्लोब के अंदर कहाँ पर है, तो इंडिया जो है ना, इंडिया पड़ता है यहाँ पर। भारत कहाँ पर है, भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो भारत कौन से गोलार्ध के अंदर पड़ता है, तो आपने बता देना है भारत जो है ना ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर पड़ता है। भारत कहाँ पर है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा जो है ना ये भारत के कौन से हिस्से के अंदर पड़ता है, तो मैं आपको बता देता हूँ हरियाणा जो है यह भारत के, हरियाणा जो है ये भारत के कौन से हिस्से के अंदर पड़ता है, तो ये पड़ता है उत्तर पश्चिम के अंदर। कहाँ पर पड़ेगा, उत्तर पश्चिम के अंदर पड़ता है। हरियाणा भारत के अंदर कहाँ पर है, तो हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित आता है। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो मैं आपको बता देता हूँ हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, इसके बारे में जब भी आपसे क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है ये आपने बता देना है कि कितना है। अब ये अक्षांशीय विस्तार कैसे निकला, तो देखो ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा आती है और इससे ऊपर इंडिया है, तो इंडिया के अंदर यहाँ पर क्या पड़ता है, हरियाणा। तो हरियाणा जो है ना ये किन अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है, तो आपने बता देना है हरियाणा जो है ये 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 55 मिनट, 30 डिग्री 55 मिनट जो है ना ये क्या है, ये हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है। कितना है, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट जो है ये हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है, हरियाणा का देशांतरीय जो विस्तार है ना ये कितना है,
तो ये भी आपने यहाँ पर बता देना है। तो हरियाणा का देशांतरीय जो विस्तार है ये आपका रहेगा 74 डिग्री 28 मिनट से 74 डिग्री 28 मिनट से 70 डिग्री 36 मिनट जो है ना, ये पूर्वी देशांतर कहा जाएगा। 36 डिग्री क्या आ जाएगा, पूर्वी देशांतर कहा जाएगा। तो ये बात आपने यहाँ पे बता देनी है कि हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो इतना रहेगा, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार पूछे तो कितना आ जाएगा, 74 डिग्री 28 मिनट से 70 डिग्री 36 मिनट क्या आता है, पूर्वी देशांतर आता है। तो ये तो हो गया हरियाणा का। लेकिन इस मैप के आधार पर आपसे पूछ ले कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अगर आपसे ये पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपने बता देना है कि भारत जो है ना, ये किन अक्षांशों के बीच में स्थित है। तो आपने बताना है क्या, भारत देखो यहाँ से शुरू होता है, ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पर चलते चलते 1 2 3 इस प्रकार से, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ना 33 डिग्री 6 मिनट, 33 डिग्री 6 मिनट ये रहेगा उत्तरी अक्षांश। क्या रहेगा, उत्तरी अक्षांश। ऐसे कहा जाएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट जो है ना, ये तो हो गया भारत का उत्तरी अक्षांश या अक्षांशीय विस्तार। लेकिन अगर पूछ ले कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो फिर आप क्या बताओगे कि जैसे ये इसमें क्या है, ये इसके अंदर देशांतर रेखाएं होती है ये वाली, ऐसे करके। तो भारत जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन सी रेखाओं के बीच में आता है, या किन देशांतरों के बीच में स्थित है, तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। भारत जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के ना 93 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर के बीच में बसा हुआ है, पूर्वी देशांतर के बीच में बसा हुआ है। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है किसकी, इंडिया के बारे में। तो अपन ने क्या किया है कि हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो पहली बात, हरियाणा भारत के कौन से हिस्से के अंदर मौजूद है, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 55 मिनट जो है ये हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 74 डिग्री 28 मिनट से 70 डिग्री 36 मिनट क्या है, ये हरियाणा का देशांतरीय विस्तार आता है। अगर पूछ ले कि भारत किन अक्षांशों के बीच में स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार पूछ ले तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। कौन, इंडिया यानी भारत है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल अब आपसे पूछे तो आपने बता देना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ना, ये क्या है, ये भारत का क्षेत्रफल है। और इसी में आपसे पूछ ले कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर आता है। 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है ये हरियाणा का क्षेत्रफल आता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका, और पूछा क्या गया था, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार। तो आपने ये वाली बात यहाँ पर बता देनी है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है आपको हर बार हर एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो आपने भारत की जो बाउंड्री है उसके बारे में और हरियाणा की जो बाउंड्री है ना उसके बारे में अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसने क्या पूछ रखा है, सिलसिला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हरियाणा के किस जिले के अंदर आता है। देखो हरियाणा के अंदर टोटल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, पहले तो आपको ये बात का पता होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये हरियाणा के अंदर कुल कितने आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल हरियाणा के अंदर है ना 8 वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। कितने हैं, 8 वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। इसने पूछा है कि सिलसिला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर आता है। तो सिलसिला वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है ये कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। कहाँ पर रहेगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना ये यहाँ पर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डिस्कस करना चाहें कि हरियाणा में टोटल जो 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है ये
कौन कौन सा आता है। पंचकुला के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो पंचकुला के अंदर दो आते हैं। कौन कौन सा है, एक तो है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, और एक कौन सा आता है, खोल ही रेतान। तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और एक है खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। वीर शिकारगढ़ और खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ये पंचकुला के अंदर आते हैं। यमुनानगर के अंदर कौन सा आता है, तो यमुनानगर के अंदर आपका कौन सा आ जाएगा। अब छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, ठीक है। झज्जर के अंदर कौन सा आता है, तो झज्जर के अंदर दो आते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा रहेगा, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरा कौन सा आता है, खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य और खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास जो है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भिंडावास अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आता है, अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए, अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आता है। यमुनानगर में कौन सा आता है, तो कालेसर वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ना, ये कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर आता है। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर आता है, ठीक है। और छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर आ गया, कुरुक्षेत्र के अंदर। एक और यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ जिसका नाम है अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है ये, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर आ गया, सिरसा के अंदर। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर आ गया, यमुनानगर के अंदर है। कुरुक्षेत्र में कौन सा है, तो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य आता है। वीर शिकारगढ़ और खोल ही रेतान ये कहाँ पर आते हैं, तो पंचकुला के अंदर आते हैं। और भिंडावास और खापरवास ये दोनों कहाँ पर आते हैं, ये झज्जर के अंदर आते हैं। और कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, तो आपने बता देना है कौन सा रहेगा, वो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो हरियाणा के अंदर कुल 8 वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में मौजूद है या पीपली कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अब चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। इसने पूछा है कि मनाल फीसड प्रजनन केंद्र है, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र है, या फिर चिंकारा प्रजनन केंद्र है, या मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। तो मैं आपको बता देता हूँ पूछा क्या है, कौन सा प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। तो देखिए पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है ना, दो वन्यजीव जो प्रजनन केंद्र दो आते हैं। इनमें से एक तो हो जाएगा कौन से वाला, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र जो है ना ये कहाँ पर है, पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। इसी कुरुक्षेत्र के अंदर एक और स्थान पड़ता है जिसका नाम है भोर सौदान, या भोर सौदान बोलते हैं या भोर सैंदा बोलते हैं। भोर सौदान के अंदर एक और प्रजनन केंद्र है, कौन सा, वो आता है हाथी प्रजनन केंद्र। कौन सा है, हाथी प्रजनन केंद्र। हाथी प्रजनन केंद्र जो है ना ये कहाँ पर पड़ता है, ये भोर सैंदा कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। लेकिन पूछ ले ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कहाँ पर आता है, तो वो पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। मनाल और फीसेंट जो प्रजनन केंद्र है, एक तो है मनाल और साथ में है फीसेंट। मनाल और फीसेंट ये जो प्रजनन केंद्र है ना दोनों कहाँ पर है, तो ये पढ़ते हैं मोरनी के अंदर। कहाँ पढ़ते हैं, मोरनी के अंदर पढ़ते हैं। और मोरनी कहाँ पर है, ये पंचकुला के अंदर आती है। मोरनी कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर आती है। तो मनाल और फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, मोरनी पंचकुला के अंदर। इसी पंचकुला के अंदर एक और स्थान पड़ता है, कौन सा, जिसका नाम है पिंजौर। पिंजौर, इस पिंजौर के अंदर दो प्रजनन केंद्र और आते हैं। कौन से हैं, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। एक तो कौन सा है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र।
गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, और दूसरा कौन सा आता है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। कौन सा है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। ये दोनों कहाँ पर है, तो ये पिंजौर पंचकुला के अंदर आते हैं। और मनाल और फीसेंट कहाँ पर है, ये मोरनी पंचकुला के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है ना, ये कहाँ पर है, तो ये पड़ता है केरू भिवानी के अंदर। केरू नाम का एक स्थान है और ये कहाँ पर पड़ता है, ये भिवानी के अंदर पड़ता है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो फिर तो अपन ने बताना है केरू भिवानी के अंदर है। लेकिन यहीं पर वो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है ना, ये हरियाणा के कौन से स्थान पे पड़ता है, तो ये आपने बताना है झाबुआ के अंदर पड़ता है। कहाँ पर है, ये है झाबुआ के अंदर। और झाबुआ जो है ये रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रेवाड़ी, जिसमें स्थान कौन सा है, झाबुआ। तो मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे, फिर तो अपन ने बताना है झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। लेकिन चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे, फिर आप क्या बताओगे, केरू भिवानी के अंदर आता है। ठीक है ना। और अभी देखो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे भोर सैंदान, यहाँ पर कौन सा है, हाथी प्रजनन केंद्र। तो ये भी कहाँ पर है, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही पड़ता है। ठीक है ना। तो मनाल एवं फीसेंट प्रजनन केंद्र, ये भी याद रखना है। तो मनाल और फीसेंट कहाँ पर है, मोरनी पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर 4 प्रजनन केंद्र है, जिसमें से एक तो आता है गिद्ध संरक्षण और एक है रेड जंगल। लेकिन ये पंचकुला के कौन संपते हैं, पिंजौर के अंदर। लेकिन अगर पूछे कि ये मोरनी के अंदर कौन से पड़ते हैं, तो मनाल और फीसेंट पड़ते हैं। ठीक है। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है। इसके अलावा चिंकारा प्रजनन केंद्र हो गया, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हो गया। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपने अच्छी प्रकार से यहाँ पे याद कर लेने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा आ जाता है बी। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, राव तुलाराम का जो मुकाबला है, ये हरियाणा के या अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ था। देखो, राव तुलाराम जो है ना, ये एक प्रकार से अगर मैं कहूँ कि जैसे क्रांति हुई थी हरियाणा के अंदर बहुत सारी, तो उसमें भाग लिया था। तो जो नसीबपुर पड़ता है ना, ये नारनौल के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, नारनौल के अंदर पड़ता है। और इसी स्थान पर क्या होता है, नसीबपुर नारनौल के अंदर ही राव तुलाराम का जो मुकाबला है, ये अंग्रेजों के साथ यहाँ पर हुआ था। हरियाणा के अंदर जो हम 23 सितंबर मनाते हैं, 23 सितंबर को क्या मनाते हैं, वीर एवं शहीदी दिवस। वीर एवं जो शहीदी दिवस है ना, ये हम क्यों मनाते हैं, ये हम इन्हीं की याद के अंदर मनाते हैं। तो वीर एवं शहीदी दिवस जब भी आपसे पूछ ले कि हरियाणा के अंदर कब मनाया जाता है, ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में, राव तुलाराम की याद के अंदर मनाया जाता है। ठीक है। तो नसीबपुर कहाँ पर पड़ता है, नारनौल के अंदर। यहाँ पर इनका क्या हुआ था, अंग्रेजों के साथ मुकाबला हुआ था। बल्लभगढ़ की बात करोगे तो राजा नाहर सिंह का नाम सुन रखा होगा। नाहर सिंह जो है, इनको दिल्ली के चांदनी चौक पर क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। इसी बल्लभगढ़ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, बलरामगढ़ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बलरामगढ़ जो है ना, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है। पटौदी कहाँ पर पड़ता है, तो पटौदी जो है ये गुरुग्राम शहर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। थानेसर जो है ना, ये पड़ता है कहाँ पर, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है कुरुक्षेत्र। या फिर कुरुक्षेत्र का आपसे पूछ ले कि पुराना नाम ही क्या था, वो था थानेसर। ठीक है। तो राव तुलाराम का जो मुकाबला है अंग्रेजों के स्थान का साथ किस स्थान पर हुआ था, नसीबपुर के अंदर हुआ था। नसीबपुर कहाँ पर पड़ता है, ये नारनौल के अंदर पड़ता है। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख लिखे गए हैं। अब देखो, अपन ने पीछे क्वेश्चन किया था फिरोज शाह तुगलक को लेकर के, तो मैंने आपको अच्छी प्रकार से बताया था कि हिसार के अंदर एक गुजरी महल बना हुआ है। ठीक है। ये गुजरी महल बनवाया किसने था, ये फिरोज शाह तुगलक का ही बनवाया हुआ है। फिरोज शाह किसका बनवाया है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनवाया गया था।
फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही गोजरी महल ही नहीं, जो हिसार शहर है ना, इसको भी किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने हिसार को कब? तो 1354 ईस्वी के अंदर इसने हिसार को बसाया था। जब इसने हिसार को बसाया तो नाम क्या रखा था? हिसार ए फिरोजा नाम रखा था। क्या नाम रखा गया था? हिसार ए फिरोजा जो है ये इसका नाम रखा गया था। लेकिन जब अकबर का टाइम आता है ना, तो हिसार के आगे से ये जो ए फिरोजा शब्द है इसको हटा दिया गया था। बाद में नाम क्या रख दिया गया? हिसार। हिसार का मतलब ही क्या होता है? एक प्रकार का दुर्ग, एक प्रकार का किला। इसी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही 1354 में हिसार को बसाया गया था। इसी फिरोज शाह तुगलक ने 1352 में एक और नगर को बसाया था, जो है फतेहाबाद। कौन सा है? फतेहाबाद। ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि सिरसा में एक स्थान पड़ता है हरनी खेड़ा। सिरसा में कौन सा स्थान पड़ता है? हरनी खेड़ा। ये हरनी खेड़ा भी किसका बसाया हुआ है? ये फिरोज शाह तुगलक का ही बसाया हुआ है। तो इसने पूछा है कि जो गुजरी महल जो बना हुआ है कहाँ पर? हिसार के अंदर, इसमें एक स्तंभ पर कितने अभिलेख हैं? तो एक स्तंभ के ऊपर 8 अभिलेख लिखे गए हैं। कितने अभिलेख आते हैं? एक स्तंभ के ऊपर 8 अभिलेख आते हैं। तो हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख है। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है स्टूडेंट्स वो यहीं तक रहेगी। उम्मीद है कि आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। तो मैंने आपको कहा कि जब तक आपका सीईटी नहीं होगा तब तक ये जो हमारी अभिमन्यु सीरीज है ये आपकी लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी। जिस दिन आप सीईटी दे के निकलोगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हमारी इसी सीरीज से मिल जाएंगे। ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।